पिछले सेशन में कहाँ तक किया था? दैट वाज नंबर 15. वी फिनिश्ड अप टू नंबर 15, राइट? That was option B was the correct answer of 15 years. Now let's do the next one. चलो 16th वाला करते हैं. 16th क्वेश्चन. हम लोगों ने ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है वो ऑलरेडी देखा हुआ है. अगर आप ये देखेंगे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का फंडा, वो पूछ रहा है आपको कि सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन. थर्मो में हमने देखा था एंट्रोपी बढ़ती है तो स्पॉन्टेनियस, यानी कि डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ऑफ कोर्स. पर यहाँ पर उसने आपको पूछा है इन टर्म्स ऑफ सेल पोटेंशियल. तो सबसे इजी और सिंपल चीज इस तरह से समझ लेना कि आपका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है ना सेल का, यानी कि ई नॉट, स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है जो सेल का, यानी कि क्या, ई नॉट, दैट इज ऑलवेज डिफाइंड एज द रिडक्शन पोटेंशियल. सेल का दो टाइप का पोटेंशियल होता है, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन. किसी भी इलेक्ट्रोड का या किसी भी इलेक्ट्रोड का जब आप पोटेंशियल मेजर करते हो तो वो रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है. लेकिन जब हम लोग स्पेसिफाई ना करें तो हम लोग स्टैंडर्ड क्या मान के चलते हैं, व्हाट वी अज्यूम, ई रिडक्शन मान के चलते हैं. सो सपोज आई राइट ओनली ई नॉट, व्हाट विल यू अंडरस्टैंड बाय डिफॉल्ट दैट इट इज ई रिडक्शन. डू यू गेट दिस? यस. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि नोट, यहां पर नोट कर लेना, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड ना, E naught of any electrode by default will mean E naught of reduction. ठीक है बच्चों? अगर OXI ऑक्सीडेशन लिखा रहेगा तो ऑक्सीडेशन है, कुछ नहीं लिखा है तो रिडक्शन समझ लेना. ठीक है. एंड व्हेन E red is positive, क्या है? When E red is positive, the cell is having a spontaneous reaction. क्या है? सेल में कैसा है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. क्यों? जरा सिंपली समझो. ठीक है, सिंपली समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला है या इलेक्ट्रॉन का गेन होने वाला है, आप रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हो ना, ठीक है, तो उस हिसाब से आप स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को चेक करना है आपने. ओके. जब एक किसी इलेक्ट्रोड का ई रिडक्शन पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस. एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि मैं बोलूँ Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, ये रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन हो रहा है, आप मान लो. तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, बोलो हाँ कि ना? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, यस और नो? यस. तो यहां पर इस तरह से रिडक्शन हुआ. ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. ठीक है. नाउ हियर देयर इज अ कैच इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऑप्शन सी को अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा जी नेगेटिव, थर्मोडायनेमिक्स बोलता है डेल्टा जी नेगेटिव भी करेक्ट होना चाहिए. तो यहां पर एक्चुअली दो आंसर्स करेक्ट है, बी भी और सी भी. सी ऑप्शन जो है वो तो हमने थर्मो में देखा हुआ था ना, डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा जी नेगेटिव दोनों केस में स्पॉन्टेनियस होता है. यस. तो एक्चुअली यहाँ पर ये क्वेश्चन में गड़बड़ थी. जब ये आया था 2008 में ये क्वेश्चन आया था, जहाँ पर दो ऑप्शंस करेक्ट थे, ई रेड इज पॉजिटिव, यस, एंड डेल्टा जी इज ऑल्सो नेगेटिव. आप दोनों में से कोई भी एक मार्क करके आओगे तो भी चलेगा. समझ में आया बच्चों? ये वाला थर्मो का कॉन्सेप्ट, ये वाला. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Copper Cu plus is unstable and undergoes simultaneous oxidation and reduction according to the reaction. Cu plus gives Cu2 plus plus Cu. Choose correct E naught for the above reaction if Cu2 plus to Cu and Cu2 plus to Cu plus is. Okay. Now here in question 17, you please star mark this question first of all. बहुत ही यूनिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहां पर आपको एक इक्वेशन दिया, ध्यान से जरा इस इक्वेशन को देखना. ओके, ध्यान से इक्वेशन को देखना. वो बोल रहा है ट्वाइस ऑफ Cu
plus aqueous becomes Cu2 plus aqueous, ठीक है, प्लस Cu। क्या चार्ज बैलेंस है? चार्ज बैलेंस है, 2 प्लस दोनों साइड पे चेक कर लो। यस, एंड हियर दिस वन वाज क्यूप्रस, Cu प्लस था, एंड दिस वन इज क्यूप्रिक एंड दिस इज एटॉमिक कॉपर। ये भी बरोबर है बच्चों, न्यूट्रल। क्यूप्रस, क्यूप्रिक और कॉपर, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? जब एक ही चीज का साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यस, सेल्फ रेडॉक्स वी कॉल इट। व्हाट इज द नेम फॉर दिस? केमिस्ट्री में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिंपल भाषा में तो सेल्फ रेडॉक्स बोलते हैं, वो तो ठीक है, बट वी कॉल इट डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। किस नाम से जानते हैं बच्चों? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नाउ आपको मैंने पिछले सेशन में ये बोला था, एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस भी किया था कि स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली प्लस और माइनस करके लिखते हो, है ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने किए थे, देखो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, जैसे 14th वाला, उसके पहले 12th वाले में, सब जगह किए। पर डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है, ध्यान से देखना पहले, दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट नहीं है ना, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क किया है। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन को स्टार मार्क किस लिए किया, ध्यान से देखना। नाउ व्हाट इज द रिएक्शन दे आर आस्किंग यू? 2Cu प्लस Cu2 प्लस प्लस Cu, पहली बात। अच्छा, एंड they've asked you to find out the E naught for this reaction given that दो आपको वैल्यूज उन्होंने दी हुई है कि भाई जब क्यूप्रिक से डायरेक्ट कॉपर बन रहा है, जब क्यूप्रिक से डायरेक्ट कॉपर बन रहा है तो 0.34 वोल्ट, और क्यूप्रिक से क्यूप्रस बन रहा है तो 0.15 वोल्ट। Please pay very close attention to this here, ठीक है? Please understand the values that are given to us are not directly applicable here, because this question is very unique for this reason that we have Cu2 plus से Cu जाते हुए, we have Cu plus से Cu2 plus जाते हुए, इसको मैं -0.15 बोल दूंगा, ये भी ठीक है, पर मेरे पास, ठीक है, ये वाला डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। This is not given to me and this is what I want here, see? So in such a case you are going to apply another formula for calculating the E naught, that is at equilibrium. And what is the hint? The hint is this, डबल एरो दिख रहा है, ये क्या हो गया? ये एट इक्विलिब्रियम हो गया। एंड एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है हमने, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, और डेल्टा जी का फॉर्मूला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में -NF E naught ऑफ सेल। क्या है? -NF E naught ऑफ सेल या -NF E ऑफ सेल। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है ये तो क्लियर है ना, दिख रहा है यहां पे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो n की वैल्यू कितनी है? 2। ऐसा कर ले, -2। f की वैल्यू कितनी है? 96,500, बताइए आपको।
और ई नॉट ऑफ सेल ये कितना रहेगा? ये अपना, सॉरी ये तो अपने को ढूंढना है, क्या बोल रहा हूँ। Now, in this case, what we'll have to do is a summation of the delta G values. So we need the 3 delta G values that are because we need to get the value for Cu plus to Cu2 plus. No? Here, so it will be delta G3 is equal to delta G1 plus delta G2. ठीक है, गिब्स एनर्जी ऑफ द थर्ड रिएक्शन. इसको हेस लॉ की तरह ट्रीट करो बेसिकली. हेस लॉ में अपन टोटल एंथैल्पी को समेशन ऑफ एंथैल्पी के हिसाब से, अलजेब्रिक इक्वेशन के हिसाब से ट्रीट करते हैं. तो इन द फर्स्ट केस अपने पास 2:1 ये रेशियो मिल रहा है, तो मतलब कि ये होगा -2 इंटू 0.34 इंटू एफ, ये फॉर्मूला होगा. प्लस दूसरे केस में अपने को ये वाला मिल रहा है ना, तो -1 इंटू 0.15 इंटू एफ, दिस वी आर गेटिंग, यानी कि माइनस Cu. ओके, सो दिस विल बी -34 -0.34, दोनों में से एक को तो रिवर्स करना पड़ेगा ना. So this will be 0.68 minus 0.15 f, तो ये 0.53 f हो जाएगा. ओके, ये 0.53 f हुआ. एंड नाउ you've got the equation for the change of Cu plus to Cu2 plus. And now it is easy. E naught of cell क्या हो गया? E cathode minus E anode, which is your 0.53 minus 0.15. कितना आता है आंसर? 0.53 minus 0.15. That is, I think 0.38 volt. That is option C will be your correct answer. ठीक है. इसमें ये एक मेजर फंडा इंपॉर्टेंट वाला ये था कि आपको गिब्स एनर्जी के फॉर्म में करना है, और गिब्स एनर्जी एट इक्विलिब्रियम तो जीरो होती है, और उसका जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है? डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई ऑफ सेल. ठीक है. सो फॉर द गिवन रिएक्शंस वी विल ट्रीट द डेल्टा जी वैल्यूज एज डिफरेंट, यानी कि Cu प्लस का अलग रहेगा, Cu2 प्लस का अलग रहेगा, और Cu प्लस से Cu जाते वक्त जो दिया हुआ है, Cu2 प्लस से Cu जाते वक्त वो भी अलग रहेगा. तो तीनों डेल्टा जी को लेकर आपको समेशन करना है. विल गेट द आंसर फॉर द कैथोड एंड देन डू द नॉर्मल कैथोड माइनस एनोड, यू विल गेट द सॉल्यूशन. चलो नेक्स्ट वाला. दिस इज द ओनली मेथड दैट यू आर गोइंग टू फॉलो फॉर अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. जब आपके पास एक ही यहां पर एक ही है ना, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक ही है. ठीक है. नॉर्मली अपने पास A प्लस बी गिव C प्लस डी, ऐसा दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट होते हैं ना, राइट. तो यहां पर इसलिए नोट करके लिखा है मैंने अलग से कि ये वाला एक यूनिक केस है. ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट ये फंडा याद रखना. नॉर्मली हम लोग सीधा सीधा ई कैथोड ई एनोड करते हैं ना, जब दो अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिले होते हैं. करेक्ट. चलो 18th वाला, दिस तो यू कैन सॉल्व ओरली, यू डोंट इवन नीड द पेन एंड पेपर फॉर दिस एक्चुअली. चलो देखिए क्वेश्चन. अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन पासिंग 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. 2 फैराडे, ये मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में भी बताया था. सिंपल तरीके से याद रखना, एक ट्रिक बताई थी. एक फैराडे से एक इक्विवेलेंट वेट आता है, बोलो हाँ कि ना. एक फैराडे से क्या आता है? एक इक्विवेलेंट वेट. सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना है बच्चों? 108 है. क्यों? क्योंकि सिल्वर का वैलेंसी इज 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना है? 108 अपॉन 1, तो इक्विवेलेंट वेट 108 है. एक फैराडे से 108, तो 2 फैराडे से कितना होगा? बोलो 216. सो आंसर इज ऑप्शन सी.
That is how easy the questions are of Faraday's first law. Please do not try and apply the formula that is given in your textbook. It is a stupid formula. It is total rubbish. Okay? There they ask you to find mole ratio, then multiply by number of electrons and then everything. All that nonsense, you will not get a single answer. वैसे आप करते रह जाओगे, आपका कभी आंसर नहीं आएगा. वो बकवास है. और 4 फॉर्मूले रट्टा मारने पड़ेंगे, वो अलग. तो मत करना वैसे. ठीक है. EMF इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ प्रेशर, ये वाला कैंसिल कर दो. ये वाला अभी आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है. 19th वाला विल कैंसिल. जस्ट गो डायरेक्टली टू 20th. स्टैंडर्ड ई रिडक्शन वैल्यूज, जैसा मैंने कहा कि स्टैंडर्ड वैल्यूज हमेशा हम लोग कौन सी वाली कंसिडर करते हैं? ऑब्वियसली ई रिडक्शन ही कंसिडर करते हैं, राइट? स्टैंडर्ड ई रिडक्शन वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी आर 0.68, -2.4 और -0.5. ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज. तो यहां पर एक सिंपल सा नोट आपको बता देता हूं, आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा. जो हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यूज कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की, वो कैसी होती है बच्चों? ई रिडक्शन की, ई ऑक्सीडेशन. हाँ, तो ऐसे लिखने का, मोर नेगेटिव ई रिडक्शन वैल्यू. क्या बोला मैंने? जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है वो बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है. ऐसे याद रखेंगे. क्या बोला मैंने? More negative value, better reducing agent. Can I say obviously the reverse will also be true? जिसकी more positive या less negative होगी वो बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. तो आप बताओ इसमें से अभी आपको सबसे नेगेटिव वैल्यू कौन किसकी दिख रही है बच्चों? बी की सबसे नेगेटिव दिख रही है. देखो -2.54 है. फिर सी की है -0.5 नेगेटिव में, और फिर ए की, यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. सिंपल. ज्यादा दिमाग लगाओगे ना और रिडक्शन ऑक्सीडेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि आप ओवर सब अलग अलग याद करने जाओगे. ये एक सेंटेंस याद करो, ट्रस्ट में आपके सारे आंसर सॉल्व हो. क्या बोला मैंने? सिंपल. आप क्या याद रखेंगे? मोर नेगेटिव ई वैल्यू जिसका रहेगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा. तो एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. लिथियम सबसे बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है, फ्लोरीन सबसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है. लिथियम मेटल है ना, आपको पता ही है, सबको मालूम है. अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट. फ्लोरीन आपको पता है नॉन मेटल है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. बरोबर है. तो आप मुझे बताओ किसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, किसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी? लिथियम की कैसी रहेगी? मोर नेगेटिव. और फ्लोरीन की कैसी रहेगी? मोर पॉजिटिव. सिंपल. स्टैंडर्ड वैल्यूज है कि नहीं? तो आपके टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया है ना, आप वो टेबल खोल के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. उसमें आपको लिथियम की वैल्यू हाईली नेगेटिव दी हुई है और फ्लोरीन की वैल्यू हाईली पॉजिटिव दी हुई है. समझ में आई बात? ठीक है. ध्यान से देख लेना, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों. ठीक है. बी, सी एंड ए. ऐसा सेम क्वेश्चन आगे भी आएगा तो आपको और कंफर्म हो जाएगा. ठीक है. टेंशन मत लो. चलो, BaCl2 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक है. इसमें कई बुक्स में ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है. बहुत सारी बुक्स में ये क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया हुआ है. वेरी मेनी बुक्स, मेनी ऑनलाइन दिस थिंग ऑल्सो, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे हैव गिवन यू द रॉन्ग आंसर. ठीक है. प्लीज पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन बिकॉज इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है. यहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन वर्ड आ गया. मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है. इनफाइनाइट डाइल्यूशन वर्ड सुनते ही आप कौन सा लॉ लगाएंगे? मैंने आई थिंक ये सिनॉप्सिस में भी बताया था बच्चों. याद करो, देखो लिखा है ना रेड कलर से. ये क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन. सुनते ही आप क्या लगाएंगे? कौन सा लॉ लगाएंगे आप? कोलरॉश लॉ. डायरेक्ट बोला था. ठीक है. क्लियर मैंने आप लोगों को टर्म्स में बताया हुआ है. ये वर्ड देखना तो ये अप्लाई करना. इससे सिंपल नहीं हो सकता. क्वेश्चन को देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वर्ड आप लोगों को मिला यहाँ पे, देख सकते हो. आई होप सो. तो आप क्या लगाएंगे? कोलरॉश लॉ. अच्छा, BaCl2 आपका कंपाउंड है. तो मैंने क्या बोला था? फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला है ना कोलरॉश लॉ का. लैम्डा ऑफ BaCl2 विल बी, बताओ जल्दी क्या होगा बच्चों? विल बी लैम्डा ऑफ Ba2 प्लस लैम्डा ऑफ Cl माइनस. बट Cl माइनस कितनी बार है आपके पास? 2 बार है बच्चों, राइट? लैम्डा ऑफ Cl माइनस 2 बार है. अब ध्यान से क्वेश्चन को समझना,
हमारा ये फॉर्मूला मोलार कंडक्टिविटी के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है? मोलार कंडक्टिविटी के लिए। इसलिए मैंने कहा मेजॉरिटी बुक्स में आपको इसका आंसर रॉन्ग मिलेगा, और बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स में भी आप जहां से उठा के कॉपी पेस्ट मारते हो ना, वहां भी आपको आंसर रॉन्ग मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ो, यहां उन्होंने घुमा दिया आपको, उन्होंने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ लिया, मोलार नहीं पूछा, इक्विवेलेंट पूछा है। और आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों, वो मोलार मास अपॉन वैलेंसी होता है, यस और नो। और ये वाला हमारा फॉर्मूला किसके लिए अप्लाइड है? ये मोलार रेशियो के लिए अप्लाइड है, और क्वेश्चन में उसने हमको क्या पूछा है? इक्विवेलेंट रेशियो। फर्क सबको समझ में आया? तो क्या मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं? नहीं, मुझे उसको वैलेंसी से क्या करना पड़ेगा? वैलेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। सबको ये बात समझ में आ गई? आई होप सो। मुझे उसको वैलेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। सो माई आंसर विल नॉट बी डायरेक्ट सीधा ऐसा BA का और 2CL का बस ऐड कर दिया, वैसा नहीं आएगा आंसर, ठीक है ना। बहुत जगह पे ऐसा दिया हुआ है, प्लीज इस चीज को नोट करना। तो यहां पर बहुत जगह पे आपको आंसर इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि भाई ये 127 प्लस कितना आता है, ये 2 × 76 आता है ना, दैट इज 152. सो द आंसर हियर कम्स आउट टू 279. यस, बट उसने हम लोग को इक्विवेलेंट पूछा है। इक्विवेलेंट विल बी हाफ ऑफ द मोलार इन दिस केस, बिकॉज बेरियम की वैलेंसी इज 2। कैटायन की वैलेंसी से आप डिवाइड करते हो कैटायन की वैलेंसी से, यानी कि डिवाइड बाय 2, तो एक्चुअल आंसर आपका आएगा 279/2, यानी कि 139.5, यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बहुत जगह पे सी दिया होगा, वो रॉन्ग है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। ओके, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। डायरेक्टली मतलब हाँ, आप या तो पूरा वैल्यू निकाल के उसको डिवाइड बाय 2 कर लो। अगर सेम अभी आपको मैं AlCl3 के लिए देता, AlCl3 के लिए देता और पूछता इक्विवेलेंट, तो आप डिवाइड बाय 3 करते, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 3। समझ में आई बात सबको? ओके, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ये तो इजी है। रिडक्शन पोटेंशियल E of 0.1 molar solution of M+ ions, where the standard reduction potential of this is -2.36 volt, is okay. Now here you have to apply Nernst equation. Here you are going to apply Nernst equation. How do you know you are going to apply Nernst equation? Check. They have given you to find out E when E naught is given. Remember what Nernst equation we had written? Check the synopsis. Check E and E naught. E naught दिया है और E ढूंढने को बोला है, तो क्या यूज करेंगे बच्चों? Nernst equation. क्लियर है सबको? अभी Nernst equation में यहां पर मुझे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है क्या? हाँ, 0.1 मोलर दिया है, चेक करो ना। 0.1 मोलर दिया है ना मुझे कॉन्सेंट्रेशन, यस। तो यहां पर हम लोगों को जो इक्वेशन दिया हुआ है, M++ इलेक्ट्रॉन गिव्स M, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एक्सचेंज्ड? 1 मोल, एक ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो N की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है? E ऑफ सेल इज E नॉट। E नॉट की वैल्यू क्या दी है बच्चों, देख लो, -2.36 प्लस 0.0592 अपॉन N log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट, यस। अब यहां पर मेरे पास कितना प्रोडक्ट बन रहा है? 0.1 मोल और ये 1 मोल। कैसे देखो, मुझे एक्वस सॉल्यूशन में 0.1 मोलार सॉल्यूशन दिया हुआ है, यस। सॉरी, नॉट उल्टा किया मैंने, 1/0.1। ये मेरे को एक्वस सॉल्यूशन में 0.1 मोलर दिया हुआ है और 1 मोल मेरे को आयंस मिल रहे हैं,
ठीक है 1/0.1, तो आंसर आ गया इजी। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो 2.36 प्लस 0.0592 बाय 1, वो तो उतना ही है, लॉग ऑफ 10⁻⁻1 कितना आएगा बच्चों? लॉग ऑफ 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा, लॉग ऑफ 10 फर्स्ट इक्वेशन में सेंटर में क्या आता है? माइनस आता है, स्टूपिड मिस्टेक या, तो माइनस लॉग ऑफ 10, सो माइनस 2.36 माइनस ऑफ 0.0592, दोनों को ऐड करो जल्दी जल्दी। ठीक है 6 + 5 1 और ये 4 2.4192 minus 2.4192 volt is your correct answer, which is option बॉम्बे बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल फंडा था। नेक्स्ट इक्वेशन में एक चीज जरूर याद रखना कि जो आप लोग जो इक्वेशन लिखोगे, अभी इक्वेशन में देखो ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मेरे रिएक्टेंट है, ठीक है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता है मेरा इक्वेशन में, पहली बात तो ये। दूसरा, आपको जो वैल्यूज लेनी है ना वो एक्वस फॉर्म में होना जरूरी है। कैसे फॉर्म में होना जरूरी है? ये वाला, ठीक है, एक्वस फॉर्म में जो रहेगा वो। अगर गैसेस दिए तो आप उसका प्रेशर कंसीडर करो, अगर गैसेस दी रहेगी तो उनका आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं प्रेशर कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो दैट वाज नंबर 22। 23 देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा, यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है ए बी सी डी का, और हमारे लिए स्टैंडर्ड क्या होता है? हमारे लिए स्टैंडर्ड क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है कि रिडक्शन पोटेंशियल होता है? हाँ, तो ई ऑक्स ऑफ ए बी सी एंड डी दिया उसने मेरे को, पर मेरे को इन रियलिटी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज मुझे पता है वो क्या होनी चाहिए? ई रिडक्शन। तो क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दिया उसको मैं साइन चेंज करके लिखूं, प्लस 0.03, समझा सबको, माइनस 0.108 प्लस 0.07 एंड माइनस 0.01, है ना। और ये बोल रहा है इसमें से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसका होगा, इसमें से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसका होगा। तो ये तो बहुत सिंपल बात हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन उसका होगा जिसकी सेल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसकी सेल पोटेंशियल की वैल्यू किस में आ रही है? नेगेटिव में आ रही है। और इसमें से आप कॉम्बिनेशंस बनाओगे ई कैथोड माइनस ई एनोड का, तो आपको सीधा सीधा आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और बी की वैल्यू अगर आप ले लो तो आपको किस में आ जाएगी? नेगेटिव में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ए और बी की वैल्यू आपको किस में आएगी? नेगेटिव में, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर स्पॉन्टेनियस चाहिए था तो पॉजिटिव में आनी चाहिए थी वैल्यू। अभी आप बोलोगे सर ये कहां से आया? तो आज का पहला क्वेश्चन क्या था, याद करो, मैंने क्या बोला था? देखो, अगर ई रेड पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस होता है, बोला था ना आज ही। तो मुझे यहां पर वो पूछ रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस। Don't look at the individual values, look at the difference of the values. Means you consider one as cathode, the other as anode, right? जहां पर हम लोग करते हैं ना, जैसे कैथोड माइनस ऑफ एनोड, ऐसा करते हैं ना, तो वो वैल्यू नेगेटिव आएगा ना ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में आप ऐसा लिखोगे। अच्छा, ए और बी में से एनोड कौन बनेगा और कैथोड कौन बनेगा? सीधी बात है, जो मोर नेगेटिव है वो एनोड बनता है, क्योंकि वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी बताया। तो अगर मैं ए और बी का सेल का ऐसे देखूं तो इट बी माइनस 0.108 माइनस ऑफ 0.03, ऐसा ना। तो टोटल ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, तो नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा। ये दोनों के बीच का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ऑप्शन ए इज योर correct answer. You have to see the difference between the values in this case, because they've asked you between two electrodes, not individual electrodes. 24th same logic.
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम लॉजिक। सोडियम को जिंक के रिडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, क्यों? मैंने क्या बोला था, जो बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी ई रिडक्शन वैल्यू इज मोर नेगेटिव। यस, बोलो हाँ कि ना। तो ई रिडक्शन ऑफ सोडियम is more negative. More negative means less than or greater than? More negative means less than ना. E reduction of zinc. Can I say oxidation कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा? बोलो हाँ कि ना। E oxy of zinc will be less than E oxy of sodium. बरोबर है बच्चों? दिस इज ऑप्शन सी, चेक कर लो। मैंने आपको बोला था एक ही सेंटेंस याद रखना, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ई रिडक्शन ऑफ सोडियम इज मोर नेगेटिव, यानी लेस देन ई रिडक्शन ऑफ जिंक। तो ऑक्सीडेशन किया तो उल्टा कर लो, जिंक को इधर लेके आओ, सोडियम को इधर लेके जाओ। रिडक्शन का ऑक्सीडेशन किया, उल्टा कर दिया। समझ में आई बात? तो ऑप्शन सी सीधा सीधा मेरा करेक्ट आंसर बन गया। You remember that one sentence only, otherwise trust me you will end up getting confused. ठीक है? Don't try to remember multiple statements. Just remember one statement and apply it. तो रिडक्शन के लिए अगर ये वैल्यू ऐसे था तो मैंने ऑक्सीडेशन के लिए उल्टा कर लिया, मेरा आंसर आ गया ऑप्शन सी, सीधा सीधा। दैट इज 24th। अगेन 25th देखो, फिर से 25th फिर से आपका सेम टू सेम लॉजिक पे ए बी सी डी। मैं 25th में ज्यादा लिख रहा भी नहीं हूं, डायरेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। देखो ए बी सी डी वैल्यूज क्या क्या दिए बच्चों? बाय डिफॉल्ट रिडक्शन मान लूंगा मैं, और लिखा भी है क्वेश्चन में वैसे तो, वैसे भी आप देखोगे तो रिडक्शन लिखा हुआ, आप चेक कर लो, है ना? पर नहीं भी लिखा होता तो मैं मान लेता रिडक्शन। वैल्यूज क्या दी है? 0.8 और 0.79 और क्या दिया बच्चों? 0.34 और -2.37। सो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इसमें से? दिल्ली, डी, है ना? डी जो है वो सबको डिस्प्लेस करेगा। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी ना। देखो कैसे घोचू लोग हैं, उन्होंने ए बी सी डी ऐसे, ए इज बी, बी इज ए, सी इज डी, डी इज सी, ऐसा किया है। तो उनको ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऑप्शन डी मार्क करके आएंगे, जो सब कुछ सही करके आए वो भी रॉन्ग मार्क करके आएंगे। तो आंसर देखना ध्यान से, कैपिटल डी। कैपिटल डी कहां पे? ऑप्शन सी में है। सबको समझा बच्चों? कितना इजी हो गया ये स्टेटमेंट आपके लिए, आप सोचो। ज्यादा नेगेटिव मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब बाकी सबको डिस्प्लेस करेगा। क्या ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ? कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है बच्चों? इतना इजी हो गया ये। चलो फटाफट नेक्स्ट वाला। When 1 Faraday is passed through water, oxygen evolved is. Again, very simple logic. I have given you the shortcut trick for this. क्या बोला मैंने? 1 फैराडे से क्या डिपॉजिट होता है बच्चों? 1 फैराडे से आपका इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है, बरोबर बात है। और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या है? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, है ना? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है बच्चों? बता सकते हो? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है, उसकी वैलेंसी 2 है, मतलब 8 ग्राम इक्विवेलेंट वेट है ऑक्सीजन का। बोलो हाँ कि ना। और सबको ये मालूम है 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज 22.4 लीटर। ये क्या है? ये तो मोल कॉन्सेप्ट है, सबको आता है ना। तो 8 ग्राम कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ। आंसर क्या आ गया? 5.6 लीटर, यानी कि आंसर बॉम्बे। कितना इजी, कैसे किया? पर फैराडे इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, याद कर लो। फैराडे का मतलब ही वही है कि 1 फैराडे डालोगे तो इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा। क्या सबके दिमाग में गया? सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहा है, देखो एकदम शॉर्टकट से सॉल्व होगा। सारे क्वेश्चंस रिपीट फॉर्मेट के हैं। 27th फिर से सेम वैल्यूज, और ये तो बहुत इजी हो गया यार। गैल्वेनिक सेल, अच्छा मोर नेगेटिव मतलब एनोड, यस, एंड लेस नेगेटिव मतलब कैथोड। तो यहां पे बताओ आंसर क्या आएगा जल्दी जल्दी? ई ऑफ कॉपर माइनस ई ऑफ जिंक। यस बच्चों, यानी कि 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76। एवरीबडी एग्रीज ऑन दिस, मतलब 1.1 वोल्ट, यानी कि आंसर नेक्स्ट वाले का क्या आएगा? 28 का दिल्ली, सॉरी दिस वाज 20,
28th ना, आई मिस्ड वन क्वेश्चन. 28th का इज डी. यस. ऑब्वियसली आपका सेल पोटेंशियल पॉजिटिव में आना चाहिए, पहली बात तो. दूसरा, जो ज्यादा नेगेटिव है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो एनोड बनेगा. और मोर नेगेटिव इसमें कौन सा था? जिंक था. 27th को देखो, सेम लॉजिक है. 27th ऑल्सो इज द सेम लॉजिक. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ H प्लस Ag. अभी इसमें कैच क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या मान लेते हैं, आप बताओ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इज इक्वल टू 0. अच्छा, इसमें लेफ्ट साइड मैंने ये भी बताया था ना, एक हिंट, एक ट्रिक बताई थी. लेफ्ट साइड पे जो है वो एनोड, तो इसमें हाइड्रोजन एनोड है और सिल्वर कैथोड है. बरोबर बच्चों? आंसर बताओ. E ऑफ दिस सेल विल बी E ऑफ सिल्वर माइनस E ऑफ हाइड्रोजन, है ना? बात समझ में आई? तो 0.80 माइनस 0, तो आंसर कितना आया? 0.8 वोल्ट. मतलब आंसर आया ऑप्शन ए. बोलो हाँ कि ना? 27 में. सिंपल बात है. कैसे डिसाइड किया मैंने सिल्वर और हाइड्रोजन? या तो मैं लेफ्ट राइट से देखूंगा, अगर मेरे को सेल का इक्वेशन दिया हुआ है तो. और अगर मेरे को सेल का इक्वेशन नहीं दिया तो मैं मोर नेगेटिव को एनोड बना दूंगा. सीधी बात है. सिंपल हो गया ना? चलो 29 देखें. 29 बहुत अच्छा सवाल है. What is the ratio of the weight liberated at the cathode when same current is passed through two solutions of ferric and ferrous arranged in series? आप मुझे ये बताओ, अरेंज्ड इन सीरीज, फिजिक्स का ये बेसिक लॉ है. अरेंज्ड इन सीरीज होता है तो करंट सेम होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है? फिजिक्स में अगर अरेंज्ड इन सीरीज होते हैं दो सेल, तो करंट सेम होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस? ऑब्वियसली करंट. पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और सीरीज में करंट. और ये मैंने अभी पिछले सेशन में भी बताया था कि जब भी आप सीरीज वर्ड देखना, फैराडे सेकंड लॉ अप्लाई करना. और फैराडे सेकंड लॉ बहुत ही सिंपल है. W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2. अब यहां पर वो बोल रहा है फेरस और फेरिक. फेरस का वैलेंसी कितना होता है बच्चों? Fe2 प्लस. फेरिक का कितना होता है? Fe3 प्लस. ये हर एक को मालूम है. यस. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना. वो पहले फेरिक बोल रहा है, बाद में फेरस बोल रहा है. सीक्वेंस गड़बड़ मत करना, मेजॉरिटी बच्चे सीक्वेंस गड़बड़ करते हैं इसमें. पहले उसने क्या बोला? फेरिक, और बाद में बोला फेरस. समझ में आई बात? तो मेरे को W1 बाई W2 इज इक्वल टू फेरिक यानी एटॉमिक वेट अपॉन 3 डिवाइड बाय एटॉमिक वेट अपॉन 2. बात समझ में आई? फेरिक पहले, फेरस बाद में. रेशियो ध्यान से देख लेना. तो आंसर क्या आया बच्चों? A/3 इंटू 2/A. दोनों का एटॉमिक वेट सेम है. क्यों? क्योंकि दोनों आयन ही हैं, सिर्फ वैलेंसी का फर्क है. तो आंसर क्या आया बच्चों? A या B? बहुत सारे बच्चे A या B में गड़बड़ करते हैं. आंसर क्या आया मेरा? 2/3 आया कि 3/2 आया? आंसर आया बॉम्बे, दैट इज 2/3. क्यों? क्योंकि फेरिक पहले बोला है, फेरस बाद में बोला है. अगर वो क्वेश्चन को उल्टा कर देता, फेरस फेरिक करता, तो आंसर क्या लिखते आप? ऑप्शन ए लिखते. आई होप ये सबको समझ में आया. बहुत ही सिंपल. ठीक है. E1 बाई E2. व्हाट इज E? इक्विवेलेंट वेट. व्हाट इज इट? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी. दुनिया को पता है. चलो नेक्स्ट वाला वापस रिपीट. टेल मी आंसर. सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत पड़नी चाहिए. ये तो रटा हुआ होना चाहिए. बाय द वे 28th वाला जो था वही वापस रिपीट होके देखो 30th वाला है. आप समझ पा रहे हो? पर उन्होंने क्या किया है? वैल्यूज को रिवर्स कर दिया. अगर आप देख पा रहे हो, वैल्यूज को रिवर्स किया है. और वैल्यूज को रिवर्स करके गोचू लोगों ने मिसप्रिंट किया है. वो लोग ने ना EMF ऑफ सेल, ठीक है, विद द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज 0.76 एंड कॉपर इज 0.34.
या तो वो साइन को मिसप्रिंट किया या फिर वो लोग ई ऑक्सीडेशन लिखना भूल गए. एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर डैनियल सेल. यू ऑल नो दिस ना. डैनियल सेल में क्या होता है, कॉपर एंड जिंक के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना. कॉपर हमेशा कैथोड बनता है उसमें और जिंक हमेशा क्या बनता है, एनोड. तो यहां पर वैल्यू मेरी वही रहेगी ना फिर से. ई सेल कितना आएगा 1.1 वोल्ट पॉजिटिव में. यानी कि माय आंसर ऑफ 30th शुड बी बॉम्बे. ऑब्वियसली either they have not printed the in the question printed that oxidation values लेनी है, या फिर उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि बच्चों को पता होगा कि भाई ये हम लोग कॉपर और जिंक बोल रहे हैं तो 1.1 ही आना चाहिए. ठीक है, आंसर है सीधा सीधा बॉम्बे. 30th नथिंग, नो रॉकेट साइंस. 31. When 1 Faraday current is passed, which of the following would deposit 1 gram atomic weight? Gram atomic weight means इसमें से किसका 1 ग्राम मोल एटम्स डिपॉजिट होगा. 31 क्वेश्चन ध्यान से देखना. NaCl is Na plus and Cl minus. Yes. BaCl2 बच्चों, Ba2 plus Cl minus कितनी बार, 2 बार, बरोबर. तीसरा क्या है, AlCl3. आप ये तो बहुत ही आसानी से बता पाओगे. Al3 plus और 3Cl minus. और लास्ट वाला CuSO4. ये तो किसी बच्चे को भी देख के आ जाएगा यार. किसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आने वाला है. 1. सोडियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, कॉपर. किसका आएगा, ऑब्वियसली सोडियम. क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है 1. तो ऑब्वियसली आएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट. बेरियम का आएगा हाफ, एल्यूमिनियम का आएगा 1/3 ऑब्वियसली, एंड कॉपर का भी आएगा हाफ. क्यों, क्योंकि वैलेंसी के हिसाब से आएगा. है कि नहीं बच्चों, सिंपल चीज है यार. क्योंकि एक फैराडे एक इक्विवेलेंट वेट डालता है और एक इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी होता है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. 1 फैराडे पहले लाइन में आंसर आ जाता है. मैंने क्या बोला है, बहुत बार बोल दिया अभी. एक फैराडे एक इक्विवेलेंट वेट. क्या ये बात सबको समझ में आ गई? चलो लास्ट क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज द लास्ट वन. Atomic weight of iron is 56. The weight of iron deposited from FeCl3. When you say FeCl3, indirectly what is he telling you? Valency कितनी है in this case? 3. आंसर आ गया यार. 0.6 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या आएगा. तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, अगेन टेक्स्ट बुक के मेथड से मत जाना. टेक्स्ट बुक का मेथड रबिश है. मेरे वाले मेथड से जाना. 1 फैराडे डिपॉजिट्स 1 equivalent weight. Can I say 1 equivalent weight is 56/3 in this case? Tell me yes or no. Everybody understood? क्यों, क्योंकि 56 is the atomic weight, 3 is the valency. 1 फैराडे से 56/3 आया तो 0.6 फैराडे से कितना आया. कितना इजी हो गया ये बोलो. x की वैल्यू क्या होगी, 56/3 इंटू 6/10 कर दूं. 0.6 किया ना, 6/10 कर दिया. क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा. ऐसे 2 5.6 5.6 2 जा आंसर आ गया 11.2. That's how easy it is. That is answer is Bombay. And I hope everybody got this. Yes. So we've completed all types of questions of electrochemistry. The only thing that I want you all to please, I request you all to do is just read the theory part of 2-3 major cells that are given in your textbook. ठीक है, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड दिया है, और डैनियल सेल और लेड एसिड एक्यूमुलेटर. ये 3-4 सेल्स के कंस्ट्रक्शन है. ये मैंने पिछले सेशन में भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ. सिर्फ वो रीड कर लेना और इतने क्वेश्चन आप ढंग से सॉल्व कर लो. प्लस आपके पास वो टारगेट वाली बुक है, उसको अच्छे से सॉल्व कर लो प्रैक्टिस के लिए. इट्स वेरी गुड क्वेश्चंस देयर. ठीक है, यू विल बी सॉर्टेड विद दिस चैप्टर. और इसमें से आपने नोटिस किया होगा, आपको ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया है. वो फिर से आने की गारंटी है, आएगा ही. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला. वैसे बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए, उसी को एज इट इज आप लेकर प्रैक्टिस करो, विल बी डन.